Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform AgriWords Education. Friends, this video is in continuation of our previous video on agricultural economics that will help in your upcoming exams like NABARD exam and JRF Social Science and other PG entrance exam. तो लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के क्या क्या ब्रांचेस हैं वो डिस्कस किया था और बेसिक जो मेन पॉइंट है, मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, हम स्टडी क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग जो पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट का इकोनॉमिक्स का वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड। आज हम यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा जो ह्यूमन वांट्स क्या क्या हैं और डिमांड, सप्लाई एंड द इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है उसको हम ब्रीफ में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखेंगे, फिर टॉपिक वाइज हम बाद में इस पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो पहले हम देखेंगे यूटिलिटी के बारे में। तो यूटिलिटी एक इकोनॉमिकल टर्म है जिसको अगर हम डिफाइन करें, इट इज़ वांट सेटिस्फाइंग क्वालिटी ऑफ ए गुड और इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए गुड दैट कैन सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है? बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है यूटिलिटी, जिसका मतलब है सेटिस्फेक्शन। अब एग्जांपल के तौर पे देखें, मैं दो कंडीशन रखता हूँ। एक कंडीशन तो है आपके पास फ़ैन के नीचे बैठे हैं और अचानक से लाइट चलेगी और बहुत गर्मी का टाइम है। उस टाइम पे जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, फ़ैन चलेगा, उस टाइम पे जो आपको कूलनेस मिलेगी, उस टाइम पे जो सेटिस्फेक्शन होगा वो मैक्सिमम लेवल पे होगा। पर उसके बाद जब कंटिन्यूस आपका फ़ैन चलेगा आफ्टर द 1 आवर, तो उस टाइम पे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जितना सेटिस्फेक्शन आपको तब मिला था जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी। तो ये डिफरेंस है। तो इसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी के टर्म्स में इसको मापने की इकाई है यूटिल्स में। इकोनॉमिक्स के टर्म में यूटिल्स बोला जाता है, तो इसको मापने की इकाई है यूटिल्स। और इसके अलावा जैसे आप अगर खेल के आ रहे हैं उस टाइम पे, उसके बाद जो पानी पियेंगे, आपको प्यास लगी है, उस कंडीशन में आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर विथ अगर आप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और पानी पी रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों कंडीशन में आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो अलग अलग है, तो इसको ही यूटिलिटी बोला जाता है। और ये टोटली डिपेंड करता है आपका कि क्या कंडीशंस है, क्या सर्कमस्टांसेस है। तो इन सारी चीज़ों में जो ये यूटिलिटी है ये डिपेंड करती है। इसके अलावा यूटिलिटी के क्या क्या टाइप्स है ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यूटिलिटी आर क्लासिफाइड इनटू टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी। वन बाय वन अगर हम देखें तो टाइम यूटिलिटी इज रिलेटेड विद द स्टोरेज यूटिलिटी। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। स्टोरेज यूटिलिटी मतलब मान लीजिए कोई पेरिशेबल गुड है, उसका अगर हम स्टोरेज कर दें, कोल्ड स्टोरेज करें, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी इन फ्रेम ऑफ ए टाइम। मान लीजिए कोई नॉन सीजनल, ऑफ सीजन कोई आपका क्रॉप है, वेजिटेबल है या फ्रूट्स है, जिसको आप ऑफ सीजन में भी अवेलेबल कर पाएंगे बाय कोल्ड स्टोरेज। तो इसमें एक स्टोरेज की यूटिलिटी ऐड हो रही है, इसको हम बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, जिसको हम स्पेशल यूटिलिटी भी कहते हैं, जिसका जो रिलेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन से है। जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो यूटिलिटी ऐड हो रही है उसको हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। फॉर्म यूटिलिटी आपका पोजीशन यूटिलिटी। फॉर्म मतलब क्या कि मान लीजिए आपके पास कोई ख़राब फ्रूट्स थे जो पुराने ख़राब हुए, जैसे एप्पल है या बनाना है या आपके पास पपाया है, तो इनका अगर आप फॉर्म चेंज कर दे बाय प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग करके, मान लीजिए आपने जैम बना दिया, पिकल बना दिया, तो इससे इसकी फॉर्म में चेंज आया, तो इसको बोला जाता है आपका फॉर्म यूटिलिटी। इसके अलावा है पोजीशन यूटिलिटी, और ये यूटिलिटी इज़ रिलेटेड विद द ओनरशिप। ओनरशिप जो चेंज होती है, मान लीजिए पहले होलसेलर के पास था, फिर रिटेल ट्रेडर के पास आया, उसके बाद कंज्यूमर के पास आया, तो इसमें पोजीशन का चेंज हो रहा है। इसमें जो यूटिलिटी ऐड हो रही है उसको हम बोलेंगे पोजीशन यूटिलिटी। एक और टर्म आता है इकोनॉमिक्स में, वैल्यू। वैल्यू मीन्स क्या? वैल्यू इज़ द रेट ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी और एस्टिमेटिंग द मॉनेटरी वर्थ ऑफ समथिंग। मॉनेटरी वर्थ का मतलब ये नहीं, आपका पैसे से ही मतलब नहीं है यहाँ पे। पहले तक क्या सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम। इकोनॉमिक्स जो पुराने टाइम की बात हो रही है, जब बार्टर सिस्टम चलता था कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था। जो गांव के लोग होते थे, मान लीजिए कि आपको धान की ज़रूरत है,
और किसी को किसी फ्रूट्स की ज़रूरत है, तो वो फ्रूट्स और आपका जो धान था दोनों में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उस टाइम पे उनकी कुछ यूनिट होती थी कि इतना अगर केजी है तो इसमें इतना केजी आपको ये मिलेगा। तो ऐसे वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। तो वैल्यू का मतलब सिर्फ मनी से नहीं है, हर चीज़ की अपनी अलग अलग वर्थ वैल्यू है। इसके अलावा एक टर्म वेल्थ आती है। वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ इज़ बेसिकली अ नेटवर्थ ऑफ ए इंडिविजुअल, या आपका बोल रहे फर्म और नेशन। यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है या कोई कंपनी है या पूरे इंडिया या पूरे नेशन की बात है। नेशनल वेल्थ बोलते हैं या किसी इंडिविजुअल की नेटवर्थ बोलते हैं, उसको वेल्थ बोला जाता है। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ वेल्थ: इंडिविजुअल वेल्थ, सोशल वेल्थ, नेशनल वेल्थ एंड नेगेटिव वेल्थ। इंडिविजुअल वेल्थ इंक्लूड टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल वेल्थ। टेंजिबल वेल्थ कौन कौन सी हैं? जिसका जो फिजिकल ट्रांसफ़र है वो हो सकता है, जैसे आपका लैंड है, मशीन है, तो ये टेंजिबल हैं। ये सारे के सारे इंडिविजुअल वेल्थ के एग्जांपल हैं। इसके अलावा इंटेंजिबल में जैसे आपका कोई आइडिया है, कोई या कॉपीराइट है कुछ मान लीजिए, तो इसको इंटेंजिबल वेल्थ में इंक्लूड करेंगे। सोशल वेल्थ की बात करें तो वो सोशल वेल्थ में जैसे आपका हॉस्पिटल है, पार्क है, जो सब लोगों के लिए है। नेशनल वेल्थ जो नेशनल की प्रॉस्पेरिटी के लिए जो वेल्थ है उसको नेशनल वेल्थ बोलेंगे। नेगेटिव वेल्थ जो आपका डेट है, जो अगर मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है तो अभी तो आपके पास वो पैसा है पर आपको पता है कि उसकी देनदारी करनी है ओवर द ईयर्स, या आप इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे या आप ईयरली पेमेंट, जो भी है आपका सिस्टम, तो उसको डेट में लाएंगे, जो कि एक नेगेटिव वेल्थ है। और वेल्थ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये भी हम देख लेंगे। वेल्थ जिसकी कोई ना कोई यूटिलिटी वैल्यू होनी चाहिए, कोई उससे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कोई ह्यूमन वांट्स जो हैं उसको ये फुलफ़िल करना चाहिए या उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो सारी की सारी वेल्थ है। उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए। और प्रोड्यूस्ड बाय ए लेबर, ह्यूमन लेबर ने प्रोड्यूस किया हो, ट्रांसफरेबल हो, मस्ट बी स्केयर, जो उसकी क्वांटिटी है वो बहुत कम हो, मस्ट बी कैपेबल ऑफ ह्यूमन वांट्स, ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, कि ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए वेल्थ की, तभी उसको वेल्थ बोला जाएगा। इसके अलावा वांट क्या है? वांट मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो वांट का मतलब है इच्छाएं या ज़रूरत। एक नीड भी होती है, वांट और नीड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिनोनिमली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पर देखेंगे कि वांट्स का मतलब क्या है। इट इज़ डिजायर्ड बाय कस्टमर दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस टू सर्वाइव। वो सारी की सारी चीज़ें जो कस्टमर को चाहिए, किसके अलावा? एक चीज़ तो है उसकी ज़रूरत है जो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, जैसे आपका खाना है, पानी है, हवा है, कपड़े हैं। तो इन सब को छोड़ के जो बाकी चीज़ें हैं जो कस्टमर को डिज़ायरेबल है, मान लीजिए आपको कोई फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए, कार चाहिए, या बड़ा सा घर चाहिए, बड़ी सी गाड़ी चाहिए। गाड़ी के बिना तो आप रह सकते हैं ना। तो उन चीज़ों को छोड़ के जो आपकी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, उनको छोड़ के बाकी चीज़ें सारी की सारी आपकी ह्यूमन वांट्स है। इसको बोला जाएगा इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वांट्स जो हैं वो एसेंशियल हैं सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आजकल का जो स्टेटस है आपको पता ही है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए सर्वाइव तो नहीं, मतलब एसेंशियल है। जैसे आप आजकल स्मार्टफोन रखते हैं, स्मार्टफोन से ही आपके सारे काम होते हैं। अगर आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जाता है। मतलब ये एसेंशियल है, थोड़ी सी हमारी लाइफ को ईजी कर देता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब कि ये सर्वाइवल के लिए नॉट नेसेसरी है। वांट्स वर्सेस नीड की बात करें, नीड इज़ नेसेसरी फॉर अस टू सर्वाइव, बट वांट्स आर नॉट नेसेसरी फॉर अस टू सर्वाइव। एग्जाम्पल, नीड जैसे आपका फूड है, वाटर है, क्लोथ्स है, तो ये डिफरेंस है वांट्स एंड नीड में। ह्यूमन वांट्स की बात करी जाए तो ये इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका नेसेसिटीज़, एक है कंफर्ट एंड लग्जरीज। तो नेसेसिटीज़ में आपका नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस, जो आपके एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है, जैसे आपका फूड है, खाना है, कपड़ा है, रहने का घर है, शेल्टर। और एक है नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी, जैसे आपका खाना है, अच्छा खाना अगर आप खाएंगे, न्यूट्रिशनल खाना अगर खाएंगे, तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये नेसेसिटीज़ हैं। इसके अलावा एक और है कन्वेंशनल नेसेसिटीज़। अगर आप कहीं आप शादी में जा रहे हैं तो शादी में आपको जैसे नॉर्मल कपड़े तो नहीं पहनते, कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल पहनना पड़ता है, या तो कुर्ता पहनना है या कुछ नए कपड़े पहनने हैं, तो ये नेसेसिटीज़ में आती है। कंफर्ट की बात करें, जो
आपकी जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें हैं उसको ये कम कर दे, आपके काम को ईजी कर दे या आपको कंफर्ट दे। तो ये सारी की सारी कंफर्ट वांट्स में आती हैं। फॉर एग्जांपल पहले तक क्या था कि जो फार्मर्स थे वो हल का यूज़ करते थे, प्लो का यूज़ करते थे, पर जब से ट्रैक्टर आया है लोग ट्रैक्टर को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉर प्लोइंग ऑफ ए फील्ड, क्योंकि इसमें कंफर्ट है। इसमें क्या है कि भाई आपको गाड़ी में बैठना है, चलाना है, ट्रैक्टर को चला के पीछे आप पीटीओ में मशीन लगा के या आपको कुछ प्लो लगाना है, कुछ भी लगाना है, सारे काम हो जाते हैं ट्रैक्टर से। तो इससे थोड़ा कंफर्ट है, तो ये कंफर्ट वाले वांट में आ गया। जैसे वॉशिंग मशीन, इसको रिप्लेस कर दिया, जो हम मैनुअल वॉशिंग करते थे हाथ से। कूलर फैन का यूज़ होता था, अब एसी का प्रचलन ज़्यादा है। चेयर में बैठा जाता था पहले, अब सोफ़ा ने इसको रिप्लेस कर दिया। सोफ़ा को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कंफर्ट के पर्सपेक्टिव से। वैसे ही लग्जरीज वाली चीज़ें हैं, इसको बोला जाता है सुपरफ्लोअस वांट्स। ये ह्यूमन की सुपरफ्लोअस वांट है और इसको बोला जाता है इट इज़ अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। मतलब ये समझ लीजिए कि ये आपके फालतू के खर्चे हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा शो ऑफ करना है, जैसे मान लीजिए आईफोन ले लेते हैं आजकल लोग, और क्या बोलते हैं आजकल वो सोशल मीडिया में बोला जाता है एक वर्ड, छपरी। आपको केटीएम बाइक में घूमना है, बाल उड़ा के आईफोन रखना है, डीएसएलआर रखना है, तो ये सुपरफ्लोअस वांट्स है, आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और या कोई आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं, आपको वही चीज़ आपको 500 में मिल रही है बट आपको 5000 में लेना है ड्यू टू इट्स ब्रांड वैल्यू, ठीक है। आपका 500 में भी गुजारा हो रहा था पर आप 5000 का ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें लग्जरीज में आएंगी। चलिए, अब दो चीज़ें यहाँ पर है, स्कार्सिटी एंड चॉइस। ये भी इकोनॉमिक्स में हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि स्कार्सिटी एंड चॉइसेस क्या क्या हैं। स्कार्सिटी जो हमने पहले भी बताया था, स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज है, और ह्यूमन की जो वांट्स है, ह्यूमन की नीड्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा है, अनलिमिटेड वांट्स है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे हमको कुछ ऐसी चॉइसेस करनी पड़ेंगी अपने वांट्स की जो कि हमको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन दे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, आपकी ज़रूरतें तो थी, बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी थी, आपको गाड़ी लेनी थी, आपको फ़ोन लेना था, आपको कपड़े लेने थे। तो इस 1 लाख से आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, कैसे कैसे आपकी चॉइस को सिलेक्ट करना है ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एक आपके पास चॉइस है कि 1 लाख का आप पूरा का पूरा आईफोन ले लें, या 1 लाख में से ही आप 10,000 का कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले लें, ठीक है, और इसमें से आप अपने लिए क्लोथ्स ले लें, बाकी आप टेलीविज़न ले लें, लैपटॉप ले लें। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं। वहाँ पे आपका क्या है कि एक ही चीज़ आपको मिल पा रही है। हो सकता है किसी को आईफोन लेने से ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, वो अलग बात है। चलो, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और है, एग्जांपल तो नहीं, एक फ़नी वे में मैं बताना चाहूँगा। एक तरफ है आपकी वाइफ, ठीक है, एक तरफ है आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। आपके पास है 50,000 रुपीज़। अब बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया चॉइसेस ऑफ वांट्स किस केस में किया जाएगा। जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो मनी है आपके पास, सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया तरीके से एलोकेशन कौन करेगा, वाइफ करेगी, जीएफ करेगी। आपके बाबू के केस में आपका सारा का सारा पैसा वेस्ट जाएगा, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बट आपके वाइफ के केस में क्या है कि वो पैसे को ऐसे मैनेज करके रखेंगी कि 50,000 में भी आपकी काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी घर की। तो ये डिफरेंस आपका ये जो मैं बात कर रहा था, आपके जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो किस कंडीशन में ज़्यादा बेटर है, ये तो मैंने एक समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई आर द इनविजिबल फोर्सेज ऑफ ए मार्केट। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है, ये एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करते हैं। और आने वाले लेक्चर्स में भी हम ज़्यादा फोकस देंगे डिमांड एंड सप्लाई में, और काफ़ी ऐसी थ्योरीज़ हैं, लॉज हैं जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में डिस्कस किया जाता है। डिमांड की बात करें, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज़ अ अमाउंट और वी कैन से द क्वांटिटी ऑफ इट दैट ए कंज्यूमर विल परचेज इट एट वेरियस गिवन प्राइजेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए डेफिनेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करें। आप मार्केट में जाते होंगे, ठीक है, मार्केट में कोई चीज़ आपको ख़रीदने जानी है,
अब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी नेसेसरी की चीज़ें होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका ख़रीदने का मन होता है बट वो महंगी होती है। और कभी कभी मान लीजिए उस क्वांटिटी का, उस कमोडिटी का प्राइस अगर कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदते हैं। ठीक है, अब एक केस आपका है अनियन का या फिर बोल रहे टोमेटो का। टोमेटो में आपने देखा होगा कि 200 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से भी बेचा जा रहा था एक टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या था, प्राइस बहुत हाई थे, तो लोगों ने डिमांड करना ही छोड़ दिया, लोगों ने उसको खाना ही छोड़ दिया, तो उस वजह से इसके डिमांड में भी इफ़ेक्ट पड़ा। बट जैसे ही टोमेटो का प्राइस बिलो 50 रुपीज़ पर केजी में आया, लोगों की डिमांड बढ़ गई। तो यही एक मार्केट का ट्रेंड है कि अगर प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी, जो डिमांड की क्वांटिटी है, डिमांडेड क्वांटिटी, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। मैं ग्राफ के थ्रू भी समझाना चाहूँगा कि ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है, आपका एक्स एक्सिस में है क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। मान लीजिए कोई कमोडिटी था, उसका प्राइस 10 रुपये था, तो 10 रुपये के केस में जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, कम प्राइस था क्योंकि, तो मार्केट में इसकी डिमांड Q2 मान लीजिए ये कितना है 50 kg और Q1 आपका है 10 kg। तो 10 रुपीज़ के केस में आपका 50 kg इतनी की डिमांड थी मार्केट में, पर जैसे ही इसका प्राइस 40 रुपीज़ से बढ़ा, 50 रुपीज़ हुआ, 40 रुपये बढ़ गया, तो लोगों ने ख़रीदना ही छोड़ दिया, उसका क्या बोलते हैं, उसकी डिमांड करनी ही बंद कर दी। तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो गई, 50 kg से आके 10 kg हो गई। तो ये डिमांड का ग्राफ है। देयर इज़ ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगी, तो ये एक डिमांड का ट्रेंड है। इसके बाद सप्लाई के बारे में बात करेंगे। सप्लाई इज ए शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ए गुड दैट द सेलर आर अवेलेबल एंड विलिंग टू ऑफर ए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एट ए गिवन प्राइस इन अ मार्केट। तो सप्लाई का मतलब क्या है कि ये एक क्वांटिटी है जो सेलर क्या करेगा, सेल करेगा, ऑफ़र करेगा इन ए मार्केट, अगर उसको अच्छा प्राइस मिलेगा मार्केट में, उस केस में ही वो सप्लाई करेगा। तो ये सप्लाई जो सेलर है उसकी प्रोस्पेक्टिव में बात करता है, और जो डिमांड है वो कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव में बात करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। एक चीज़ और, सप्लाई और स्टॉक के बारे में बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। सप्लाई ये एक एक्टिव स्टॉक है, सप्लाई मतलब ये रेडी है मार्केट में जाने के लिए, बट स्टॉक का मतलब क्या है, इट इज़ स्टोर्ड एंड मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर व्हेन द प्राइजेज आर फेवरेबल इन द मार्केट। स्टॉक का मतलब ये अगर प्राइस फेवरेबल होंगे तभी इसको मार्केट में अवेलेबल किया जाएगा। सप्लाई मतलब क्या है, ये एक एक्टिव है, इसको मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है क्योंकि उसको बढ़िया प्राइस मिल रहा है। तो सप्लाई के केस में क्या है कि जो प्रोड्यूसर का मेन कंसर्न क्या है, प्रोड्यूसर का मेन कंसर्न है प्रॉफिटेबिलिटी, कि जब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, प्रॉफिट का मतलब क्या, ज़्यादा प्राइस मिल रहा होगा, उसी केस में वो सप्लाई को बढ़ाएगा। तो हम ग्राफ से समझते हैं, इसका स्ट्रेट ग्राफ है और दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई कमोडिटी था, मान लीजिए टोमेटो था, आपका 50 रुपीज़ पर केजी मिल रहा था। उस टाइम पे आपका क्वांटिटी जो सप्लाई था वो कम था क्योंकि उसको पैसा ही नहीं मिल रहा भाई, उसका जो प्रोडक्शन है उसका 50 रुपीज़ मिल रहा है 1 kg में। पर जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ता है, 100 रुपये पर केजी होता है, तो इसने धड़ाक से अपना सप्लाई बढ़ा दिया। यहाँ पे ये Q2 पहले ये जा रहा था 1 kg, अब जा रहा है 10 kg जैसे ही प्राइस बढ़ा। तो ये सप्लाई का ट्रेंड है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर। अब ये तो चलो ठीक होगी, हमने बात कर ली डिमांड और सप्लाई के बारे में कि अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगा और अगर प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ेगी इन पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर। अब कोई ऐसी कंडीशन में तो होगी जहाँ पे मार्केट पे इक्विलिब्रियम हो, कि जहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो उतना ही डिमांड कर रहे हो या उतने ही प्राइस पे डिमांड कर रहे हो जितना कि सेलर उस प्राइस पे सेल करना चाह रहा हो। ऐसी कुछ कंडीशन है क्या? चलिए वो हम समझेंगे इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। ये आपका ग्राफ है, ये लाइन है आपका डिमांड का और सप्लाई का। एक्स एक्सिस में आपका क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस में आपका प्राइस। और एक कमोडिटी मान लेते हैं कि कोई एक्स कमोडिटी है, अभी उसका प्राइस है 10 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, 10 रुपीज़ पर केजी में आपका सप्लाई जा रहा था कितना, 1 kg। क्यों? क्योंकि भाई सेलर को कम प्राइस मिल रहा है, इसलिए ये 1 kg ही सप्लाई कर रहा है। और 10 रुपये जब है
मार्केट में, तब डिमांड थी इतनी, डिमांड कितनी थी 20 kg, ठीक है, डिमांड थी 20 kg और आप सप्लाई कर रहे हो 1 kg, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया 19 kg। तो इससे फुलफ़िल नहीं हो रही, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, क्योंकि भाई डिमांड मार्केट में 20 kg की, आप भेज रहे हो 1 kg, तो कैसे होगा। एक दूसरा कंडीशन केस 2 में देखेंगे, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होगा। अगर मार्केट में प्राइस बढ़ेगा मतलब कि सेलर को ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो इस कंडीशन में वो सप्लाई बढ़ा देगा। यहाँ आप देख रहे होंगे ये अगर प्राइस P2 हो गया तो इसने सप्लाई बढ़ा दी 20 kg, इसने कर दिया 20 kg मार्केट में सप्लाई, ठीक है। बट प्राइस बढ़ने से क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं ये डिमांड उस टाइम पे लोग कर रहे हैं 1 kg, उनको तो चाहिए नहीं क्योंकि प्राइस बढ़ गया, तो यहाँ पे सरप्लस हो जाएगा 19 kg सरप्लस मार्केट में, ऐसे ही बर्बाद चले जाएगा, कोई लेने वाला ही नहीं है। आपने भेज दिया 20 kg और लेना था 1 kg, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन है क्या जहाँ पे कि कंज्यूमर जितना डिमांड कर रहा था उतना ही सप्लाई हो रहा हो, ऐसी कोई प्राइस है क्या। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट, इस प्राइस पर मान लीजिए ये प्राइस है ये 10 और 20 के बीच में, 10 और क्या है ये 50 के बीच में 30 रुपीज़, मान लीजिए जब 30 रुपीज़ पर kg का प्राइस हो रहा है मार्केट में, तो उस टाइम पे कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं 10 kg की डिमांड थी मार्केट में और सप्लाई भी 10 kg ही हो रही है। तो इस कंडीशन में को हम बोलेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन मार्केट, व्हेन डिमांडेड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई एट ए गिवन प्राइस। इस कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों ये कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इसमें अगर आपको कोई वीडियो लेक्चर चाहिए किसी टॉपिक पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।